गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास में हम पढ़ रहे हैं उपभोक्ता, विधिक जागरूकता एवं सूचना का अधिकार। और पीछे की कक्षा में हमने उपभोक्ता क्या है उसके बारे में जाना था। तो देखिए, इसमें 3 टॉपिक निकलते हैं। एक तो उपभोक्ता क्या है ये निकलता है, एक विधिक जागरूकता क्या है ये निकलता है, और एक सूचना का अधिकार क्या है ये निकलता है। यानी अगर हम देखते हैं तो इस पाठ के अंतर्गत हमें 3 टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। सर्वप्रथम क्या आएगा, उपभोक्ता क्या है, दूसरा विधिक जागरूकता क्या है, और तीसरा सूचना का अधिकार क्या है। तो ये तीनों ही जो बिंदु है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सबसे पहले अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता कौन है। यानी ये प्रश्न चल रहा है अपना। इसे प्रश्न भी कह सकते हैं, इसे हम टॉपिक भी कह सकते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता कौन है। और हमने इसका जो पहला पॉइंट था वो हमने कर लिया था। क्या किया था उस पहले पॉइंट में कि उपभोक्ता वह वस्तु है जिसने किसी से उपभोक्ता वह व्यक्ति है, वस्तु नहीं व्यक्ति है। उपभोक्ता वह व्यक्ति है जिसने किसी वस्तु या सेवा के बदले प्रतिफल या मूल्य को चुका दिया है या चुकाने का वचन दिया है। तो वो कौन कहलाएगा, वो उपभोक्ता कहलाता है। अब इसी में अपना जो दूसरा पॉइंट था उपभोक्ता का, वो देखिए क्या है कि उपभोक्ता वह है जिसने आंशिक भुगतान कर दिया है या आंशिक भुगतान करने का वचन दिया है। यानी जिसने प्रतिफल से तात्पर्य क्या होता है, मूल्य का। यानी जिसने मूल्य का, किसके मूल्य का, वस्तु या सेवा के मूल्य का। प्रतिफल या मूल्य का आंशिक का मतलब होता है थोड़ा सा, आंशिक भुगतान कर दिया है या आंशिक भुगतान करने का वचन दिया है। ये उपभोक्ता है किसके अनुसार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार। आंशिक का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा भुगतान कर दिया है। सपोज करिए कि मैंने 10,000 रुपए की कोई वस्तु खरीदी है बाजार से और मैंने पूरा मूल्य नहीं दिया 10,000 रुपए, मैंने 5,000 रुपए यानी थोड़ा सा आधा उसमें से भुगतान कर दिया है, और आधा भुगतान मैं भविष्य में कभी भी करने का मैंने वचन दिया है। तो फिर मैं कौन हूं, मैं उपभोक्ता हूं, क्योंकि उस वस्तु का मैंने क्या किया है, उपभोग किया है, या फिर उपभोग करने के लिए मैंने उस वस्तु को खरीदा है। तो ये दूसरा उपभोक्ता की परिभाषा आती है। या फिर जो तीसरा है कि प्रतिफल का भुगतान विलंबित भुगतान विधि के अनुसार विलंबित भुगतान विधि के अनुसार करने का वचन दिया है। ये है उपभोक्ता की तीसरी परिभाषा, कह सकते हैं हम इसको कि मान लीजिए कोई बहुत बड़े जो व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो इस तरह का भुगतान करते हैं विलंबित विधि वाला। मान लो बहुत बड़ा एक ऑर्डर लिया है मैंने, 2-4 लाख का लिया है, 5 लाख का लिया, बड़ा ऑर्डर लिया है, या इसमें छोटे ऑर्डर में भी ये विधि काम करती है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत बड़ा अगर भुगतान करना है तो उसे भविष्य में कभी भी विलंबित यानी देर से कि आगे मैं कभी भी इसका भुगतान आपको कर दूंगा, या चेक से कर दूंगा, या फिर आपको नगद कैश देकर मैं आपको कर दूंगा,
कुल मिलाकर कहने की बात है कि अभी आपके पास उस वस्तु का जो मूल्य है उसको भुगतान करने का आपके पास पैसा नहीं है, तो आप एक विलंबित भुगतान विधि के माध्यम से यानी भविष्य में कभी भी उसको भुगतान करने का आप वचन देते हो, तो आप क्या कहलाते हो? उपभोक्ता कहलाते हो। बहुत सारे लोग जैसे बाजार में हम देखते हैं कि आदि जैसे वस्तु लिए है और वस्तु के बाद में कहते हैं कि ये मैं आपको उस दिन इसका पेमेंट कर दूंगा। तो कुल मिलाकर कहते हैं कि वही उपभोक्ता है जिसने किसी वस्तु का मूल्य का भुगतान कर दिया है, किसी वस्तु के मूल्य का थोड़ा सा भुगतान किया है या भविष्य में फिर उसे कभी करने का वचन दिया है। तो ये सब क्या है? ये सब उपभोक्ता है। और ये उपभोक्ता की जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना था, उसका क्या है? उसकी परिभाषा है ये सारी की सारी। तो इस तरह से देखिए 4 नंबर का प्रश्न आता है इसमें। अगर हम ब्लूप्रिंट की बात करते हैं तो इसमें उपभोक्ता अधिकार वाले में 4 नंबर का प्रश्न आता है। ये आपकी किताब का अगर मैं देखती हूँ तो पार्ट 18 है, 18वां पार्ट है किताब का उपभोक्ता। क्योंकि एनसीईआरटी ने जो कोर्स है पीछे आपके इस कोर्स से पीछे चलता था, उस कोर्स में भी ये वाला चैप्टर था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अब आपके पास में यही है, बस खाली इसमें 2 टॉपिक्स और जुड़ गए हैं, सूचना का अधिकार और विधिक जागरूकता। अब इसमें हम देखते हैं कि 4 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाएगा वो किस हिसाब से पूछा जाएगा। एक ही प्रश्न आएगा इसमें, मतलब लघुत्रात्मक प्रश्नों की ज्यादा है आने की संभावना। या 4 नंबर का जो प्रश्न है उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है, तो ज्यादा लघुत्रात्मक जो प्रश्न होते हैं उनकी संभावना बनती है, और निबंधात्मक प्रश्नों में भी इंक्लूड होते हैं। इसका मतलब हमें इसमें एक एक नंबर की जो प्रश्न है वो करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब देखिए इस प्रश्न को ही अगला 4 नंबर के हिसाब से कैसे पूछेगा, वो सिर्फ प्रश्न ही उठाएगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता कौन है। तो ये उपभोक्ता वाली 3 लाइनें है ना, इनको वो अंक विभाजन के अनुसार आपको ये प्रश्न देगा और फिर आपको ये तीनों ही पॉइंट करने हैं। अब हमने उपभोक्ता क्या है ये कर लिया। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है उपभोक्ता शोषण के कारण। इसमें आपको वो सारे पॉइंट ही करवा रही हूँ जो आने की संभावना ज्यादा है। वैसे तो सारे ही करवा रही हूँ, कोई ऐसी बात नहीं कि बीच में कोई छोड़ रहे हैं तो कोई कारणवश छोड़ देते हैं कि इसके ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है या इनमें से प्रश्न नहीं आ सकते हैं। तो देखिए अब अगला जो बिंदु है अपना, आपको सीधे आना है उपभोक्ता शोषण के कारण। उपभोक्ता शोषण के कारण बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये कि उपभोक्ता शोषण के क्या कारण होते हैं। बहुत सारे कारण है उपभोक्ता शोषण के। और उपभोक्ता कौन है ये तो हमें पता चल गया कि जिसने वस्तु का मूल्य अदा किया है और उसके जो वस्तु है उसका उपभोग किया है, तो उपभोक्ता लाभ प्राप्त करने वाला, वस्तुओं से लाभ प्राप्त करने वाला उपभोक्ता कहलाता है। क्या ये उपभोक्ता भी शोषण का कारण बनता है? हाँ, बहुत प्रकार से बनता है, कदम कदम पर बन सकता है, बहुत प्रकार से बनता है। जैसे मान लो किस तरह से बनता है, मैं बाजार से कोई वस्तु लेकर आती हूँ, 10,000 का मैंने फ्रिज खरीदा है, और फ्रिज खरीदने के बाद में मैं घर पर आई, मैंने देखा, उसको ऑन किया, चालू किया उसको, लेकिन मुझे पता चला कि इसमें तो बहुत सारी मिस्टेक से गड़बड़ है। जैसे इसमें बर्फ जल्दी नहीं जम रही है या नहीं जम रही है, ठंडा नहीं हो रहा है, या और भी कोई जैसे इसमें सुविधाएं होती है उन सुविधाओं का अभाव है। तो उसमें फिर मैं अगर दुकानदार के पास जाती हूँ और उसको ये बोलती हूँ कि मुझे या तो इसका मूल्य वापस करो या फिर मुझे ये चेंज करके दो, ठीक करा के दो। उस वक्त अगर दुकानदार कहता है कि मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, तो उस वस्तु को लेकर मेरा जो शोषण हुआ है यानी मुझे जो असुविधा हुई है वो क्या है, उपभोक्ता शोषण है। यानी किसी भी तरीके से जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा अपना नुकसान ही उपभोक्ता शोषण के अंतर्गत आता है। इसमें बहुत कम मूल्य की जो मुद्रा है उसमें भी अगर हमें असुविधा प्राप्त होती है तो वो भी उपभोक्ता शोषण के अंतर्गत ही आती है, चाहे वो 1 रुपए की हो चाहे लाख रुपए की हो। शोषण का कारण कोई सी भी वस्तु बन सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उपभोक्ता शोषण किसे कहते हैं। तो देखिए परिभाषा आपको मैं लिखवा रही हूँ। व्यक्ति जब किसी सेवा या वस्तु का प्रतिफल
भुगतान, प्रतिफल। व्यक्ति जब किसी वस्तु या सेवा को प्रतिफल यानी भुगतान, मूल्य भुगतान करके प्राप्त करता है, परंतु क्रेता के मूल्य के अनुसार लाभ प्राप्त नहीं करता, है, तो उस स्थिति को उपभोक्ता शोषण कहते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि हम बाजार से कोई वस्तु या सेवा खरीदते हैं, मूल्य अदा करते हैं उसका, परंतु जिस सुविधा के लिए हमने उस वस्तु को खरीदा है वो सुविधा हमें उस वस्तु से प्राप्त हो ही नहीं रही है। तो ऐसी स्थिति में हम जो कहे जाएंगे वो क्या कहे जाएंगे, वो उपभोक्ता शोषण कहे जाएंगे। यानी हम एक तरह से हमारा शोषण हुआ है, तो इस तरह से हम किसके अंतर्गत आते हैं, उपभोक्ता शोषण के अंतर्गत आते हैं। ये है उपभोक्ता शोषण किसे कहते हैं। ये परिभाषा आप अपने नोटबुक में लिखना है, क्योंकि आगे हम जो कारण पढ़ रहे हैं वो इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी उस कारणों को समझने में। अब हम देखते हैं उपभोक्ता शोषण के कारण, यानी फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं उपभोक्ता शोषण के कारण का क्या आता है। तो देखिए पहले कारण में आता है, बहुत सारे कारण हैं आपकी किताब में, अगर आप देखते हैं तो 10 कारण दिए हुए हैं उपभोक्ता शोषण के, और उन 10 कारणों में सारे वो ही कारण हैं जिनको भी हम कदम कदम पर महसूस करते हैं। वस्तु या सेवा की गुणवत्ता पहला पॉइंट है, वस्तु या सेवा की गुणवत्ता मात्रा, शुद्धता तथा मानक पर ध्यान दिए बिना वस्तु को खरीदना। उपभोक्ता शोषण के अंतर्गत कारण क्या आता है कि वस्तु या सेवा की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता और मानक पर ध्यान दिए बिना किसी वस्तु को हम खरीदते हैं तो वो क्या कहलाती है, वो उपभोक्ता शोषण का कारण कहलाती है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु या सेवा है, हम बाजार में जाते हैं तो वो किस प्रकार की वस्तु या सेवा है, यानी उसकी गुणवत्ता क्या है, उस वस्तु में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपकी सुविधा की पूर्ति करती है, या फिर उसकी मात्रा कितनी है, क्या मैंने जिस मूल्य का भुगतान किया है, जैसे मैंने 1 किलो चीनी का मूल्य दिया है तो क्या वो वस्तु 1 किलो है, पूरी उसकी मात्रा 1 किलो है, क्या वो शुद्ध है, जिस शुद्धता का मैं मूल्य दे रहा हूँ क्या वो वस्तु शुद्ध है। और मानक का मतलब होता है, मानक के द्वारा ये जो चिन्ह आते हैं, ISI मार्क्स वगैरह ये आते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, यानी उससे ये पता चलता है कि ये जो वस्तु है वो अपने निर्धारित मानकों को पूरा करती है, सारी शर्तों को पूरा करती है। तो जो वस्तु मैंने खरीदी है क्या वो सारी शर्तों को पूरा करने वाली है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि अगर हमने गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता और मानकों पर ध्यान दिए बिना अगर कोई वस्तु खरीदी है और उसके बाद में हमें असुविधा या हानि उठानी पड़ी है तो हम उपभोक्ता शोषण के कारण बन जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनमें से आपको 4 नंबर में 4 पॉइंट पूछे जाएंगे, और 4 पॉइंट में जैसे आपने पहला पॉइंट ये डाल दिया
तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना होगा। जैसे हम बाजार से गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता और मानकों पर ध्यान दिए, नहीं इसी पॉइंट को हमें घुमाना पड़ेगा इसकी भाषा बनाने के लिए, और इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा ताकि जो 4 नंबर की डिमांड हो रही है वो पूरी हो जाए। इसके बाद में देखिए दूसरा जो पॉइंट आएगा इसमें, वो उपभोक्ता शोषण के कारणों पर कौन सा आएगा, वो वस्तु या सेवा के विभिन्न प्रकारों के, वस्तु या सेवा के विभिन्न प्रकारों के उपलब्ध होने पर सही वस्तु का चयन नहीं होना। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है। जैसे बाजार में हम कोई भी वस्तु लेते हैं तो उसके बहुत सारे प्रकार उपलब्ध होते हैं। सिंपल सा उदाहरण लेते हैं हम बिस्किट का। हम 5 रुपए का बिस्किट लेने जाते हैं, दुकानदार को बोलते हैं बिस्किट दीजिए, तो वो बोलता है कौन सा, यानी कौन सा चाहिए, पार्ले जी चाहिए या बहुत सारे प्रकार है, बहुत सारे ब्रांड उपलब्ध है, तो कौन सा चाहिए आपको। तो उस समय अगर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला सही रहेगा, ये वाला सही रहेगा, या कौन सा लूं, ये क्रीम वाला सही है, बिना क्रीम वाला सही है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारी जो अलग अलग एक वस्तु कई प्रकार की तरीकों में उपलब्ध है, यानी विभिन्न प्रकारों में उपलब्ध है। जैसे बिस्किट के भी कई प्रकार की कंपनियों ने बिस्किट बना रखे हैं, तो बहुत सारे प्रकार हो गए। अब मेरे लिए कौन सा उपयोगी है, ये वहां पर चयन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और हमने अगर ऐसी वस्तु का चयन कर लिया है जो हमें नुकसान देने वाली है, असुविधा प्रदान करने वाली है, तो वो जो कारण बनता है, यानी वो जो चीज है विभिन्न प्रकारों का होना, वो भी एक तरह से उपभोक्ता शोषण के कारण बनती है। यानी बाजार में बहुत सारी चीजों का, आपको एक बिस्किट चाहिए तो उसकी बहुत सारी आपको वैरायटी मिल रही है, कौन सा लेना है। अब कौन सा शुद्ध है, कौन सी गुणवत्ता को परिपूर्ण करता है, कौन से सारे मानकों को, सारी शर्तों को पूरा करता है, कौन किसकी मात्रा सही है, ये निर्धारित करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उपभोक्ता के लिए। तो ये जो कारण बनता है वो किसका बनता है, उपभोक्ता शोषण का कारण बनता है। देखिए ये कारण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हमने 2 कारण कर लिए हैं। आपको एक विशेष बात और बतानी है कि आज हमने ये जो उपभोक्ता विधिक जागरूकता और सूचना का अधिकार नया पाठ शुरू किया है, पाठ 18, इस मतलब पीछे जो आपका पाठ चल रहा था आर्थिक अवधारणा, वो कंप्लीट हो गया लगभग, और उसमें जो नीति आयोग हमने पढ़ा था उसके खाली 2 क्वेश्चन बच गए थे जो 1-1 नंबर के हैं। आगे आने वाली कक्षा में मैं उन दोनों प्रश्नों को आपको बोर्ड पर लिखवा दूंगी। यानी 2 ही प्रश्न थे खाली कि नीति आयोग का मूल केंद्र बताइए, टीम इंडिया हब और ज्ञान और नवाचार, 2 ही लाइन है, वो आपको मैं आगे आने वाली कक्षा में नेक्स्ट वीडियोस में करवा दूंगी। आज हमने नया जो टॉपिक शुरू किया है ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि 4 नंबर का है। जैसे आर्थिक अवधारणा वाले में तो हमने देखा कि 1-1 नंबर के प्रश्न बन रहे हैं, तो 3 प्रश्न है, तो आपने सारे चैप्टर की भी अगर रीडिंग करी है तो वो आपके सामने आ जाएंगे प्रश्न, उसमें ज्यादा दिक्कत वाली चीज नहीं थी। परंतु यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये प्रश्न 4 को उठा रहा है, 4 नंबर को उठा रहा है। अब 4 नंबर को उठाएगा तो इसका मतलब ये है कि इसको हम छोड़ तो सकते ही नहीं है, तो इसमें बड़े प्रश्नों को आने की संभावना है। पहले मैंने उपभोक्ता कौन है वो बताया था, अब ये जो बड़ा प्रश्न बनता है 4 नंबर का, क्योंकि इसमें 4 पॉइंट पूछे जाएंगे, उपभोक्ता शोषण के कोई 4 कारण बताइए, तो आपको इसको छोड़ना नहीं है। छोड़ना तो वैसे कोई सा भी टॉपिक नहीं है, आपको सारे ही करने हैं, परंतु कुछ ऐसे हैं जो इनकी जो ज्यादा नंबर वाले हैं तो आपको उनको उसी हिसाब से करना है। अब देखिए 3rd पॉइंट पढ़ते हैं अपन उपभोक्ता शोषण के कारण के। तीसरा जो पॉइंट है वो है वस्तुओं से संबंधित लिखित व अलिखित पूर्ण जानकारी का अभाव। वस्तु से संबंधित लिखित व अलिखित जानकारी का अभाव। अब हम बाजार में जाते हैं, कोई वस्तु लेते हैं, तो उस वस्तु के रेपर पर या उस वस्तु के ऊपर
पूरी प्रकार से जानकारी नहीं लिखी होनी चाहिए कि इस वस्तु में कौन सी क्वालिटी है, इसकी गुणवत्ता क्या है, ये कहाँ पर बनाई हुई है, क्या ये सारे मानकों को पूर्ण करती है। इस तरह से अगर उपभोक्ता को उस वस्तु से संबंधित सारी जानकारी नहीं मिलती है तो वो भी क्या होता है, उपभोक्ता शोषण का कारण बनता है। आगे आने वाली कक्षा में हम इसके अन्य कारणों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।